हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स ट्री। मेरा नाम है अंशुल गुप्ता और हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक 3 इक्वेशन कवर कर ली, 3 फॉर्मूले कवर कर लिए, जिनको बोलते हैं रेंज, मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके अलावा हमने इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन भी कवर कर लिया, जिसको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। और लास्ट हमने कवर किया था बच्चों, लास्ट क्लास में हमने प्रोजेक्टाइल में रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करना। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमने मेनली कैलकुलेट करी, पर इस सबसे ज्यादा जरूरी चीज हमने क्या सीखी कि प्रोजेक्टाइल मोशन को कैसे, हाउ टू ब्रेक अ 2D मोशन इनटू 2 1D मोशंस। आई थिंक ये स्किल सबसे ज्यादा जरूरी था जो हमने सीखा, और ये हमने शुरुआत में सीखा था पहली क्लास में। ठीक है, तो इतना हम कर चुके हैं और अब हमारा आगे टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। ओके, तो अगर आपने इनमें से कोई भी वीडियो स्किप करी है तो गो बैक, उस वीडियो को ठीक से देखो, उसके नोट्स बनाओ। ओके, और अगर ये सब देख लिए हो और कॉन्फिडेंस आ गया है थोड़ा सा, तो आज शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, 2 तरीके से पढ़ाऊंगा, एक थोड़ा सिंपल है, एक थोड़ा फॉर्मूला ड्रिवन है। और नीट में तो इसके क्वेश्चंस अभी तक नहीं आए हैं, पर जेईई मेंस में ये बहुत पॉपुलर है। ठीक है, तो अपने अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना, देखना सबको चाहिए लेक्चर। जब लगे कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पे जा रहे हैं तो यू कैन लीव इट, बिकॉज अभी तक नीट में क्वेश्चंस नहीं आए। तो फर्स्ट टाइम मेरा अंदाजा है कि थोड़ा सिंपल बेसिस पर ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ओके, तो ये सब कर चुके हैं और आज का टॉपिक है प्रोजेक्टाइल ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो समहाउ किसी को आइडिया आया कि हम जैसे प्रोजेक्टाइल ग्राउंड में आगे की तरफ फेंक सकते हैं, ऐसे ही हो सकता है हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन हो एट एन एंगल अल्फा विद द ग्राउंड, और हमें बॉल इसके ऊपर थ्रो करनी हो या ऊपर से नीचे थ्रो करनी हो, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? तो जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल वहां जाके खत्म होता ऐसे 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 ऐसे, वो उसकी जगह यहीं पर खत्म हो जाएगा मोशन। ये बॉल यहां से जाएगी और यहां पर टकरा जाएगी, बात खत्म। ये एंगल क्वेश्चन में हो सकता है गिवन हो थीटा। इंक्लाइन का एंगल तो ज्यादातर गिवन ही होता है। तो इस बार एक की जगह हमारे पास 2 एंगल होंगे, एक इंक्लाइन प्लेन का ग्राउंड के साथ, ठीक है, और दूसरा जो भी चीज हम थ्रो कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी का इंक्लाइन प्लेन के साथ। ठीक है, अब ऑफ कोर्स ये आगे जाएगा, यहां जाके बाउंस करेगा, एवरीथिंग विल हैपन। आपसे पूछा जा सकता है कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। आपसे पूछा जा सकता है कि इंक्लाइन प्लेन से इसकी जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम कितनी होगी। ये इसकी मैक्सिमम हाइट नहीं होगी, मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से इस पॉइंट पर आएगी। ठीक है, ये होगी। तो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट नहीं पूछ रहे हैं इसमें पूछा जा सकता है कि इंक्लाइन प्लेन से मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगी। ठीक है, तो उस पॉइंट पर ये बिल्कुल ऐसा जाता दिखाई देगा, ऐसे पहले इंक्लाइन प्लेन से दूर जाएगा, फिर इंक्लाइन प्लेन के पास आएगा, उस पॉइंट पर ये इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल मूव कर रहा होगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पूछ सकते हैं, इसको डी मैक्स लिख देता हूं, क्योंकि एच मैक्स यूज करते थे मैक्सिमम हाइट के लिए, तो इसके लिए डी मैक्स यूज कर लेता हूं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना आना चाहिए, डी मैक्स, और लास्टली कि ये कितनी दूरी पर गिरेगा। तो ये भी कौन सी रेंज है? रेंज ऑन दी इंक्लाइंड प्लेन। ये 3 चीजें आपसे
पूछी जा सकती है। इनिशियल वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबली गिवन होगी u, और अगर u गिवन है तो एक काम तो हो गया कि आगे की तरफ कितना कंपोनेंट है u cos थीटा, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन कितना कंपोनेंट है u sin थीटा। अगर इंक्लाइन के साथ एंगल दे दिया तो u cos थीटा u sin थीटा तो तुम निकाल लोगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि वेलोसिटी के कंपोनेंट तो कर लिए आसानी से, इसको क्या मान लिया x डायरेक्शन, इसको क्या मान लिया y डायरेक्शन। एक और चीज है जो मोशन को इफेक्ट करती है और वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और पूरे मोशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की क्या डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड g। सब जगह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरफ होता है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। सब जगह नहीं बनाना चाह रहा तो इधर बना दिया मैंने, डाउनवर्ड g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमारी एक्स वाई एक्सिस हमने इस बार कौन सी ली है, जब भी इंक्लाइन प्लेन पे मोशन होगा, जब भी कोई चीज इंक्लाइन प्लेन पर मूव करेगी तो हम इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जो लाइन है उसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसको वाई एक्सिस मान लेते हैं। अब एक्स और वाई एक्सिस हमारे पास है, उसके अलोंग वेलोसिटीज हमारे पास है, पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ना तो एक्स डायरेक्शन में है और ना वाई डायरेक्शन में है। आर यू गेटिंग द प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम है कि ग्रेविटी एक्स और वाई दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट नहीं कर रही है। तो कोई बात नहीं, दिस इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, हमने पहले भी ऐसा किया है। ठीक है, अगर अल्फा एंगल है ये तो एक्स एक्सिस के साथ हॉरिजॉन्टल का एंगल अल्फा ये भी होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, ये अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा, और ये वाला एंगल वापस से अल्फा आ जाता है। ठीक है, वंस अगेन प्रोजेक्टाइल ऑन अ इंक्लाइन सीखने से ज्यादा जरूरी है कि यू आर वेरी कंफर्टेबल इन कैलकुलेटिंग द एंगल, क्योंकि इस एंगल की जरूरत पूरे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पड़ने वाली है, वर्क पावर एनर्जी में पड़ने वाली है, रोटेशन में पड़ने वाली है। तो गेट वेरी क्लियर, अगर ये एंगल अल्फा होगा तो ये वाला एंगल अल्फा होगा, और अगर ये अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा, क्योंकि एक्स और वाई के बीच 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये 90 माइनस अल्फा और ये 90 माइनस अल्फा, तो ये वाला वापस से अल्फा, क्योंकि ये वर्टिकल है और ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई थी ग्राउंड के पैरेलल। आई बात समझ में? तो अब हम ग्रेविटी के दो कंपोनेंट कर सकते हैं। कैसे? ग्रेविटी के दो कंपोनेंट कैसे कर सकते हैं? ये एंगल अल्फा मिल गया, तो ग्रेविटी का परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन कितना कंपोनेंट है जी कॉस अल्फा, और ग्रेविटी का पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन कौन सा है जी साइन अल्फा। तो इस बार ग्रेविटी टेक्निकली एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में है। समझ में आया? लेट मी ड्रॉ इट, एकदम क्लीन ड्रॉ करने दो मुझे दोबारा से। इंक्लाइन प्लेन के ऊपर बॉल फेंकी है, आगे की तरफ वेलोसिटी दी है u cos थीटा, ऊपर की तरफ वेलोसिटी दी है u sin थीटा। ग्रेविटी अंदर की तरफ है g cos अल्फा। ये क्या करेगी ग्रेविटी? ये u sin थीटा को वापस इसके ऊपर लेके आएगी, और पीछे की तरफ ग्रेविटी है g sin अल्फा। तो बच्चों इतना टफ तो नहीं रह गया ये। जब तुमने नॉर्मल प्रोजेक्टाइल पढ़ा था तो क्या किया था? आगे की तरफ u cos थीटा, ऊपर की तरफ u sin थीटा, नीचे की तरफ ग्रेविटी, और पीछे की तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं होता था। ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल का केस था, याद है? अब बस क्या चेंज हो गया कि नीचे की तरफ g की जगह हो गया है g cos अल्फा, और पीछे की तरफ भी एक एक्सेलरेशन आ गया है। मतलब इस सिचुएशन को, प्रोजेक्टाइल ऑन अ इंक्लाइन प्लेन को, मुझे अगर इसको ऐसे रोटेट करके ड्रॉ कर दूं तो टेक्निकली कुछ भी चेंज नहीं किया। यहां पर g cos अल्फा कर दिया और यहां पर g sin अल्फा कर दिया, इसको रोटेट करके ड्रॉ कर दिया है।
या ऐसा समझ लो कि गर्दन को टेढ़ा करके देखोगे तो ये जो है ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, करके देख रहे हो ना तुम, वेरी गुड। ठीक है, ये जो है ऐसा दिखाई देगा। तो इस केस में क्या चेंज हो गया नॉर्मल प्रोजेक्टाइल से? ये x ये y था, मैंने इसको रोटेट करके ऐसा बना दिया, ये x और ये y कर दिया। तो बच्चों इस बार x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी है, y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी है, x डायरेक्शन की है u cos थीटा, वो तो पहले भी होती थी। y डायरेक्शन की है u sin थीटा, वो भी पहले होती थी। पर पहले एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन हमेशा क्या होता था? जीरो। नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में बच्चों x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता था, ग्रेविटी पूरी की पूरी नीचे की तरफ होती थी। x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता था। पर इस बार x डायरेक्शन एक्चुअल में ऐसी नहीं है, ये तो मैं बस दिखाने के लिए बना रहा हूं। x डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली। और x डायरेक्शन में कौन सी ग्रेविटी है? g साइन अल्फा। मोर ओवर हमने ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी है उसको पॉजिटिव लिखा है, तो जो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको कैसा लिखेंगे? माइनस जी साइन अल्फा। आई बात समझ में? ऐसे ही y डायरेक्शन में वेलोसिटी ऊपर की तरफ हमने क्या ली है? पॉजिटिव। तो नीचे की तरफ जो ग्रेविटी है उसको कैसा लेंगे? एक्सेलरेशन को माइनस जी कॉस अल्फा। तो टेक्निकली इट इज स्टिल अ नॉर्मल प्रोजेक्टाइल। इसको हटा रहा हूं, इससे कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, इट इज स्टिल अ नॉर्मल प्रोजेक्टाइल जिसमें x डायरेक्शन की वेलोसिटी के साथ साथ x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन भी है। टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने में कुछ भी नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या कंसेप्ट लगाते थे हम? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम कंसेप्ट लगाते थे कि एट t इक्वल टू कैपिटल T, जब टाइम जो है कंप्लीट होगा मोशन का, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन जीरो हो जाएगा। जब टाइम कंप्लीट होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का, जितना ऊपर गया है उतना वापस नीचे आ जाएगा। तो जब मोशन कंप्लीट होगा बच्चों t इक्वल टू कैपिटल T पर, तो ये जितना इंक्लाइन प्लेन से दूर गया था, y डायरेक्शन में जितना भी गया था ऊपर, उतना वापस नीचे आ चुका होगा। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ किस डायरेक्शन में रह जाएगा? x डायरेक्शन में। y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो। समझ में आया? तो हम क्या यूज कर सकते हैं? s इज इक्वल्स टू, यहीं पे कर दूं, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसको जीरो पुट करके u की जगह u साइन थीटा टी माइनस हाफ g कॉस अल्फा टी स्क्वायर। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी 2u साइन थीटा अपॉन g कॉस अल्फा। तो तुम समझना कि पहले टाइम पीरियड होता था, टाइम ऑफ फ्लाइट होता था। ये कौन सा टाइम आ गया? टाइम ऑफ फ्लाइट। t इक्वल टू कैपिटल T पर ये वैल्यू आएगी, sy की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। तो हमने वो टाइम निकाला जिसमें डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन जीरो हो जाएगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि नॉर्मल प्रोजेक्टाइल का, देखो फॉर्मूले कैसे याद रखने हैं वो बता रहा हूं। नॉर्मल प्रोजेक्टाइल का टाइम पीरियड होता था 2u/g, यानी 2u साइन थीटा बाई g। अब g की जगह क्या हो गया? y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन g cos अल्फा। तो बस उतना ही याद रखना है कि g की जगह क्या कर देना है? g cos अल्फा। तो टाइम पीरियड ऑन अ इंक्लाइन इज 2u साइन थीटा बाई g की जगह g cos अल्फा। और वो भी याद नहीं करना है, रटना नहीं है, फटाक से ग्रेविटी बना के उसके दो कंपोनेंट ड्रॉ करना सीख लेना है। सिंपल टर्म्स में दिखाऊं, देखो कितना इजी दिखता है। ग्रेविटी नीचे की तरफ है और उसके दो कंपोनेंट ड्रॉ कर दिए, एक इस तरफ एक इस तरफ। आई बात समझ में?
चलो, तो ये भी हो गया, टाइम पीरियड ऑन इंक्लाइन प्लेन निकल गया। सेकेंड थिंग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम, मैक्सिमम डिस्टेंस, डी मैक्स, डिस्टेंस मैक्सिमम फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन। तो जब ये इंक्लाइन प्लेन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा तो वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम होगा। उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल होगी, क्योंकि उससे पहले तक ये दूर जाएगा और उसके बाद ये इंक्लाइन प्लेन के पास आएगा। ये ग्रेविटी बनाई थी मैंने, तो पहले ये इंक्लाइन प्लेन से दूर जाएगा, फिर इंक्लाइन प्लेन के पास आएगा। ठीक है, तो जब मैक्सिमम डिस्टेंस होगी तब ना तो दूर जा रहा होगा इंक्लाइन प्लेन के, ना पास आ रहा होगा। तो जब डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन मैक्सिमम होगा, उस पॉइंट पर वेलोसिटी जो भी है वो एक्स डायरेक्शन में होगी और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 होगी। वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन ऑलरेडी -g cos अल्फा है, तो हम इन तीनों की मदद से डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन निकाल सकते हैं यूजिंग v² = u² + 2as। तीनों वैल्यूज y की पुट कर देंगे, चारों वैल्यूज y की पुट कर देंगे। 0 = वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी u² sin² थीटा -2g cos अल्फा इंटू d मैक्स। आई होप यहां तक पढ़ने में आ रहा है सबको बच्चों। ठीक है, अब मैं अगली लाइन में साफ साफ लिख दूंगा। वैसे यहां से यहां तक तुम खुद से डिराइव कर सकते हो। अगर तुम प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन पढ़ रहे हो, इसका मतलब प्लान्स तुम्हारे बड़े हैं, और बड़े हैं तो खुद से ट्राई कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया मैक्सिमम डिस्टेंस। एज ए स्टूडेंट मुझे याद रखने में बहुत प्रॉब्लम होते थे फॉर्मूला। तो एच मैक्स का जो फॉर्मूला था वो था u² sin² थीटा बाई 2g, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल का। ठीक है, उसमें g की जगह बस क्या कर दिया, g cos अल्फा। सिर्फ y डायरेक्शन का ग्रेविटी पुट कर दिया, क्योंकि अब हमारी y डायरेक्शन पहले वाली y डायरेक्शन नहीं है, अब हमारी y डायरेक्शन नॉर्मल वाली है। ओके, तो इसमें g की जगह क्या पुट कर दिया, g cos अल्फा। तो इस तरह से याद रखोगे ना तो बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। लास्ट थिंग क्या रहती है कैलकुलेट करने की, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, मैक्सिमम डिस्टेंस हो गई। थर्ड थिंग इज रेंज। ओके, रेंज कौन सी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है। रेंज इज डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, यही तो है हमारी एक्स डायरेक्शन। ओके, तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ut + ½ at² में t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस कर सकते हो तुम। क्यों, क्योंकि अभी तक एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0 होता था। जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल होता है, जब हम एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेते हैं तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0 होता था। दिस इज द ओनली पॉइंट ऑफ पेन इन दिस टॉपिक। ठीक है, यहीं पर दिक्कत हो सकती है। एक्सेलरेशन कितना पुट करना है, -g sin अल्फा। तो अगले 2 मिनट थोड़े पेनफुल हो सकते हैं, ध्यान से देखते रहना, मैं सॉल्व कर रहा हूं, तुम नहीं। ठीक है, तो परेशान मत होना, जो भी परेशानी आएगी मुझे आनी चाहिए। ux कितना है, u cos थीटा, और टाइम कितना है 2u sin थीटा बाई g cos अल्फा। मैंने आज भी इसका फॉर्मूला याद नहीं किया हुआ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, जिन लोगों को याद नहीं रहते। हाफ एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन -g sin अल्फा, और t² कितना हो जाएगा, 4u² sin² थीटा अपॉन g² cos² अल्फा। सोचो मेरे जैसा आदमी जिसको सिली मिस्टेक्स करने की बहुत ज़्यादा आदत है, इस चीज़ को एग्ज़ाम में ट्राई करता था डिराइव करने की। ठीक है, तो अगर मैं ट्राई कर सकता हूं तो तुम सब तो बहुत होशियार हो, तुम डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। ओके,
2u साइन थीटा कॉस थीटा, क्या चीज़ कॉमन आ रही है? 2 आ रहा है, u स्क्वायर आ रहा है, साइन थीटा भी आ रहा है कॉमन, कॉमन निकाल लिया जो कुछ कॉमन आया, अपॉन में g भी आ रहा है और एक कॉस अल्फा भी आ रहा है। तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, बचा कुछ, ये बचा सिर्फ एक कॉस थीटा माइनस यहाँ पर क्या बचा, एक साइन अल्फा बचा, वो नहीं आया कॉमन, एक साइन थीटा बचा, साइन अल्फा साइन थीटा। देखो इतना बुरा बनने के बाद दिस थिंग विल सडनली बिकम क्वाइट, नॉट क्वाइट इजी बट इजी टू अंडरस्टैंड। बच्चों जब एलसीएम लेंगे कॉस से कॉस भी हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो मैं एलसीएम लेके दिखा दूं, यहाँ पर, यहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको? कॉस अल्फा, लेट मी चेक, यहाँ तक दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा ऊपर, हाँ। तो एलसीएम ले रहा हूं, डरना मत, तुम भी कर सकते हो। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और इसका फॉर्मूला सबको पता होगा, दिस इज कॉस ए माइनस बी, 2u स्क्वायर, बाकी जो था वो एज इट इज, साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। ठीक है बच्चों, फाइनल आंसर लिख दूं अब मैं? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी को क्या लिख सकते हैं? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी को लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी। ओके, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस में उल्टा चलता है, प्लस में माइनस आता है। ओके, तो फाइनल आंसर लिखने के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो अगर मैं यहीं पर लिखना चाहूं तो आई विल हैव टू राइट r इक्वल्स टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय g कॉस स्क्वायर अल्फा। तो बच्चों रेंज का फॉर्मूला आता है ये, क्या तुम इसे याद रख पाओगे? आई डोंट नो तुम्हारी मेमोरी कितनी अच्छी है, पर अगर तुम थोड़ा सा सोचो कि ओरिजिनल नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में रेंज का फॉर्मूला क्या था? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो इसको हम क्या लिख सकते थे? 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। तो अब देखो g की जगह क्या आ गया? g कॉस स्क्वायर अल्फा। बाकियों में भी g की जगह g कॉस अल्फा आया था, इसमें g की जगह क्या आ गया? कॉस g कॉस स्क्वायर अल्फा। और इस कॉस थीटा की जगह क्या आ गया? कॉस अल्फा प्लस थीटा। बोलोगे सर ये कौन सा लॉजिक हुआ, इससे क्यों याद रहेगा? भाई हर किसी को ना याद रखने के लिए ना पेन पॉइंट्स याद होने चाहिए कि इसके जैसा था, समझ रहे हो, ऐसा ऐसा कुछ होता था। और अगर टाइम है, एडवांस में क्वेश्चन फेस कर रहे हो तो सॉल्व करो, ठीक है, वहाँ तो टाइम ही टाइम होता है। मेंस में सॉल्व कर रहे हो तो फिर जिसको याद होगा वो मार्क करके आएगा, जो सॉल्व करने बैठ जाएगा उसके 2-3 मिनट लग सकते हैं और उसका टाइम वेस्ट हो सकता है। पर अगर 2 से 3 बार अभी खुद से डिराइव कर दो, 3 बार करना पड़ेगा कम से कम। मैंने 3-4 बार किया था पहली बार व्हाइट बोर्ड पे करने से पहले, जब मैं पहली बार पढ़ाना शुरू किया था। तो 3 बार अगर कर दोगे तो डेफिनेटली तुमसे हो जाएगा, फिर चाहे एग्जाम हो या कोई भी जगह हो तुमसे हो जाएगा। ओके, तो डरने का नहीं। ये हो गए प्रोजेक्टाइल के तीनों फॉर्मूले फॉर अ इंक्लाइन प्लेन। मैं स्क्रीन दे रहा हूँ आपको, आप इसको नोट डाउन करो अच्छे से, ठीक है। तीनों चीज़ें कैलकुलेट कर दी हमने, डी मैक्स, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज। अब ज़रूरी नहीं है कि ये फॉर्मूला आता हो तभी क्वेश्चन सॉल्व हो, देर आर अदर वेज ऑल्सो, ठीक है, बट यू हैव टू बी गुड विद मैथ्स, ठीक है। देर आर अदर मेथड्स ऑल्सो बट यू हैव टू बी गुड विद मैथ्स। अगर तुमको वेक्टर्स अच्छे से समझ में आता है तो तुम इन 3 के बिना भी काम चला सकते हो, क्योंकि आफ्टर ऑल जो प्रोजेक्टाइल ऑन अ इंक्लाइन प्लेन होता है वही नॉर्मल प्रोजेक्टाइल होता है, राइट। बस ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल बीच में ही खत्म हो जाता है, इसका मोशन पूरा नहीं हो पाता। ओके,
तो देखो पहले तो तीनों फॉर्मूला लिख देता हूं, ठीक है। टाइम पीरियड, मैक्सिमम हाइट और रेंज कैसे याद रखना है? नॉर्मल प्रोजेक्टाइल के लिए क्या होता है और इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल के लिए क्या होता है, ठीक है। नॉर्मल के लिए 2u sin थीटा बाई जी, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी बाई 2g, और रेंज के लिए u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। इंक्लाइन के लिए 2u साइन थीटा अपॉन ग्रेविटी का y कंपोनेंट विच इज g cos अल्फा। मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू ग्रेविटी का फिर से y कंपोनेंट g cos अल्फा। और इसके लिए इसको ओपन करो, 2u स्क्वायर साइन थीटा, cos थीटा की जगह cos थीटा प्लस अल्फा, भाई कुछ तो अल्फा का भी रोल होगा, और डिवाइड बाई g cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो अगर मैं याद करने की कोशिश कर सकता हूं, तुम तो डेफिनेटली याद कर सकते हो। मैंने तो मेमोरी के चक्कर में डॉक्टर बनने की जगह इंजीनियर बनने का डिसाइड किया था, मेरी मेमोरी इतनी खराब है, ठीक है। मतलब अच्छा खासा डॉक्टर बन सकता था मैं, ठीक है, लेकिन इंजीनियरिंग डिसाइड किया क्योंकि मुझसे बायो नहीं याद होने वाली थी किसी हालत में नहीं, ठीक है। तो ये हो गए 3 फॉर्मूले। अब बात आती है क्या सर इन 3 के बिना बिल्कुल नहीं सॉल्व कर सकते? कर तो सकते हैं, लॉजिक विल ऑलवेज विन, ठीक है। फिजिक्स में लॉजिक विल ऑलवेज विन। जैसे थोड़ी सी अच्छी वैल्यूज आ जाए, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड आ जाए क्वेश्चन, तो हमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जैसे कि बॉल को आगे की तरफ थ्रो किया, ठीक है। इस केस में बॉल को एकदम हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है और फिर इसका पूछ लिया आपसे रेंज निकालो, ठीक है। मान लो ये एंगल दे दिया कुछ 37 डिग्रीज, और अब बॉल को आगे की तरफ थ्रो करके पूछ लिया कि इसका रेंज कैलकुलेट करो। तो इसमें क्या कर सकते हो? तो इस केस में बिना फॉर्मूले के हम लोग क्या कर सकते हैं कि लेट्स से इसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है u इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये यहाँ से थोड़ी देर में यहाँ पहुँच गया। जब ये यहाँ पहुँचा तो इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ x डायरेक्शन में और कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ y डायरेक्शन में, ठीक है। कुछ डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में, कुछ डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में, और मुझे ये वाला एंगल पता है कितना, 37 डिग्रीज, ओके। तो क्या मैं बोल सकता हूं tan 37 डिग्रीज इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इन y इंटू डिस्प्लेसमेंट इन x का मैग्नीट्यूड बोल सकता हूं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन y अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी x डायरेक्शन में दी है, बच्चों जब मोशन शुरू हुआ तो जो भी वेलोसिटी दी है वो किस डायरेक्शन में है, x में। y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में कितना है, 0। अब 0 क्यों बोल रहा हूं इंक्लाइन प्लेन के केस में, क्योंकि भाई मैंने अभी भी यही अपनी x एक्सिस ली हुई है और यही अपनी y एक्सिस ली हुई है। कहने तो इंक्लाइन का क्वेश्चन है, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल है, लेकिन मैंने अपने नॉर्मल x और y के टर्म्स में ही सॉल्व करने की ट्राई कर रहा हूं। भाई उसमें कोई बुराई नहीं है, मुझे नहीं याद फॉर्मूले तो मैं क्या करूं, तो मैं यही ट्राई करूंगा। तो y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन माइनस g, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन वैसे तो होएगा ut यानी 0 प्लस हाफ इंटू -10 इंटू टी स्क्वायर, ओके। वैसे तो ये आना चाहिए माइनस का, लेकिन मुझे दोनों का मैग्नीट्यूड चाहिए, मुझे ये लेंथ और ये वाली लेंथ चाहिए, साइन वाइन प्लस माइनस का नहीं चाहिए, तो ये माइनस हट जाएगा, डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन कितना होगा, ut यानी 50t प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर, तो वहाँ एक्सेलरेशन वाला टर्म 0 है। tan 37 की वैल्यू पता होनी चाहिए बस तुमको, 3/4 आती है। तो 3/4 किसके बराबर हो जाएगा? 5t स्क्वायर। बच्चों मॉड्यूलस है तो मैंने माइनस साइन हटा दिया, ये मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस। ओके, हमें वैल्यू चाहिए इस चीज़ की। ओके, डिवाइडेड बाय 50t, t से t गया, 5 से ये गया 10 टाइम्स, एंड वी गेट t इज इक्वल्स टू 30/4 यानी 15/2 सेकेंड। समझ में आया बच्चों? आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया बिना टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले के। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया तो क्या अब आप एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। वैल्यूज पुट करते जाओ, आंसर पाते जाओ। तो मेरे कहने का मतलब है कि बिना इसके भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन या तो पहले से उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, या फिर मैथ्स में बहुत अच्छे हो आप, क्योंकि इससे कैलकुलेशन भी खराब जाने वाली है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं फॉर्मूला यूज करना आता है मुझे, तो मैं देख सकता हूं कि इस केस में ग्रेविटी किधर है? नीचे की तरफ। तो ऐसे और ऐसे होंगे ग्रेविटी के कंपोनेंट, g cos 37 और g sin 37। ठीक है, अगर मुझे फॉर्मूले g sin 37, माई मिस्टेक, अलोंग द इंक्लाइन साइन कंपोनेंट आता है, परपेंडिकुलरिटी cos 37। ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा? सिंपली वो फॉर्मूला यूज कर दूंगा। बस इतना ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में अगर बॉल को ऐसे थ्रो किया है, थीटा भी 37 है और इंक्लाइन प्लेन का एंगल भी 37 डिग्रीज है। और बच्चों एक और चीज कि जब नीचे से ऊपर थ्रो करेंगे और जब ऊपर से नीचे थ्रो करेंगे तो टाइम पीरियड और हाइट ये दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, चाहे ऊपर से नीचे थ्रो करो या नीचे से ऊपर थ्रो करो, क्योंकि इनमें वाई डायरेक्शन की ग्रेविटी का यूज है जो कि नेगेटिव ही है। लेकिन जब ऊपर से नीचे थ्रो करेंगे तो रेंज जो है वो बड़ी आएगी। इसकी जगह क्या हो जाएगा? 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस एल्फा अपॉन g कॉस स्क्वायर एल्फा, ये हो जाएगा। चिंता मत करना, ये बड़ा छोटा कुछ भी हो, कॉस पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों के केस में ही पॉजिटिव आता है। कॉस -30 और कॉस 30 दोनों सेम होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब ऊपर से नीचे आएगा तो एक्स डायरेक्शन की जो ग्रेविटी है वो आने में हेल्प करेगी। हेल्प करेगी मतलब वो रेंज को इंक्रीज करेगी। जब नीचे से ऊपर जाएगा तो एक्स डायरेक्शन की ग्रेविटी रेंज को डिक्रीज करेगी। इज दैट क्लियर? तो इसमें थीटा और अल्फा दोनों 37 है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा? 2u साइन 37 अपॉन g cos 37। ओके, इस तरह से है प्रोजेक्टाइल। आंसर आया 2 इंटू यू की वैल्यू कितनी है? 50, साइन 37 कितना होता है? 3/5 अपॉन g इज 10 और cos 37 कितना होता है? 4/5। बच्चों आया 15/2 सेकेंड। कहीं ना कहीं थोड़ा एडवांटेज तो है फॉर्मूला समझने में, याद करने में। समझ लो ताकि गिल्ट फील ना हो कि हम रट रहे हैं। खुद से प्रूफ सीख लो और फिर तुम्हें लगेगा कि अरे प्रूफ तो आता है ना, टाइम बचाने के लिए फॉर्मूला याद कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे जो गिल्ट फील होता है ना आईटी वाले लड़कों को कि हमें याद नहीं करना है कोई फॉर्मूला। बच्चों कुछ फॉर्मूले डिराइव करने में टाइम ज़्यादा लगता है तो वो वाले याद करने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को। ये तो मैंने ही सॉल्व कर दिया। ठीक है, अगला वाला आप लोग खुद से करके दिखाना। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, आई थिंक ये जेई मेंस का ही क्वेश्चन है। ठीक है, जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। काफ़ी हद तक क्वेश्चन याद ही है मुझे कि 30 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन है और उससे 15 डिग्री ऊपर
बॉल को थ्रो किया है, या 15 डिग्री का याद नहीं आ रहा, अब याद नहीं आ रही है वैल्यूज़, तो क्या लूँ मैं वैल्यूज़, चलो 37 ले लेता हूँ, बाकी मैं चेक करके बताता हूँ। ठीक है, 37 डिग्रीज है और बॉल को थ्रो किया है विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। फटाफट बच्चों कैलकुलेट करके बताओ कि इसकी रेंज कितनी होगी। इससे ना फॉर्मूला यूज़ कैसे करना है वो तुमको समझ में आ जाएगा। ओके, तो फटाफट कैलकुलेट करके बताओ कि इसकी रेंज कितनी होगी, मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस होगी इंक्लाइन प्लेन से, और इसको कितना टाइम लगेगा ऊपर तक पहुंचने में। और बच्चों अगर कभी कोई कंफ्यूज करने के लिए पूछ ले ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट, तो वो यही वाली हाइट निकालनी है जो ओरिजिनल प्रोजेक्टाइल की होती थी। ठीक है, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कोई पूछ ले तो ये वाला आंसर मत करना, तब ओरिजिनल वाला मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना। ठीक है, तो वो भी कैलकुलेट करना है अपने को। ठीक है, तो 4 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। मैं 1 मिनट दे रहा हूँ आपको फटाफट सॉल्व करने के लिए।